अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ मैथमेटिक्स के लेक्चर जो हैं ये स्टार्ट किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मैंने आपके साथ जो 5 चैप्टर हैं उनके इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो आज जो हमने काम करना है ये मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 6 जो है इसको मैंने स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 6 का जो है इसमें भी हमारे पास जो है वो 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो पेपर के अंदर आपके पास आएंगे। तकरीबन मैं टोटल आपके पास 25 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये इसमें इम्पोर्टेंट जो हैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। और 25 में से 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये आपको बोर्ड के पेपर के अंदर लाजमी तौर पर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जो है मेरा चैनल m.अशरफ मेहर ऑफिशियल इसको आप सब्सक्राइब भी करें और नेक्स्ट जो है लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इसको आपने शेयर भी करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यूनिट नंबर जो 6 है ये बेसिकली हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो है यूनिट है। अक्सर लोग जो है ये करवाते हुए इस यूनिट को जो है वो स्किप करवा देते हैं कि इसमें मुश्किल है, ये वाले फार्मूले ज़्यादा है, ये पेपर के अंदर जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता या लॉन्ग सवाल नहीं आता। लेकिन अगर आप पास्ट पेपर उठा कर देखेंगे तो इसमें से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी आया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स है ये आपके पास क्या होती है। तो इसको हम देखते हैं और उसके साथ साथ आगे जो है ये मैं आपके साथ डेफिनेशंस जो हैं ये आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो अब इसमें क्या है हमारे पास, ये सबसे पहले जो है डिफाइन दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना है। अब क्या है, इट इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर द क्लासिफाइंग डेटा इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स and the number of the observation falling in each group corresponds to the रिस्पेक्टिव ग्रुप। अब इसमें हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन है कि जो आपके पास फॉल करता है कि जो भी ग्रुप दिया होता है उसके दरमियान में उसके यानी कि ऑपोजिट या क्रॉसपॉन्डिंग जो होता है हमारे पास जो नंबर होता है इसको हमने क्या कहना होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहना है। मैं इसकी एग्जांपल आपके पास देता हूं कि हमारे पास अगर एक ग्रुप है 5 से लेकर 8 तक, तो आपने क्या करना है कि 5 से लेकर 8 ईयर के बच्चे जो है वो क्लास के अंदर जो है वो आपने इनको क्या करना है, इनकी काउंटिंग करनी है। तो अब 5 से लेकर 8 तक आपका ग्रुप है, फर्ज किया कि वो 6 बच्चे होते हैं, तो आपने क्या कहना है, जो 6 है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है इसकी, कि आपके पास जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट है जिनकी एज 5 से लेकर 8 ईयर एज है, तो इनको हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 6 स्टूडेंट होंगे। और 6 में हमारे पास क्या है, उसको हमने क्या नाम देना है, उसको नाम दे देना है, फ्रीक्वेंसी का नाम आपने दे देना है। अब क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द वेरिएबल और डेटा, यानी कि आपने क्या करना है कि डेटा या वेरिएबल के लिहाज से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 पे आपके पास क्या हो जाता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और नंबर 2 पे आपके पास क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि डिफाइन द क्लास लिमिट्स आपके पास क्या होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे स्टूडेंट्स लेने हैं जिनकी एज 6 ईयर से लेकर 5 ईयर से लेकर 8 ईयर तक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्लास बन जाती है। अब इसमें क्या आती है कि जो हमारे पास 5 है
ये मिनिमम क्लास होती है, और जो 8 है ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम आपके पास वैल्यू है क्लास की। अब इसमें क्या होता है, क्लास लिमिट्स के अंदर हमारे पास द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड फॉर अ क्लास और द ग्रुप और द क्लास आर कॉल्ड द क्लास लिमिट। कि हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होती है, इनके दरमियान में जो होता है कि इनको हम क्या करते हैं, उसको हमने नाम देना होता है कि उसके दरमियान में क्लास को या उसके दरमियान में ग्रुप को हमने क्या नाम देना है, क्लास लिमिट का नाम देना है। द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इसमें 5 से लेकर 8 तक, तो अब इसमें 5 क्या हमारे पास है, ये आपके पास होगी लोअर क्लास लिमिट, और जो 8 है इसको हमने नाम दे देना है अपर क्लास लिमिट का नाम दे देना है। तो ये हमारे पास जो है ये क्लास लिमिट की डेफिनेशन है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये आपके पास आ जाता है कि डिफाइन दी क्लास मार्क आपके पास क्या होता है। अब क्लास मार्क को क्या कहते हैं, फॉर अ गिवन क्लास द एवरेज ऑफ द क्लास obtained by dividing the sum of the upper and the lower class unit by 2 is called the midpoint or the class mark of that class। अब हमारे पास क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी है, उसी को ही मैं लेता हूं कि 5 और 8 के दरमियान जो स्टूडेंट्स की एज हमने लेनी है। अगर हमने इसकी क्लास मार्क निकालनी है, तो क्लास मार्क जो है वो निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने उसको क्या करना है, 2 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा क्लास मार्क। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। इसमें आपने क्या करना है, डिफाइन द हिस्टोग्राम, कि आपने हिस्टोग्राम को क्या करना है, डिफाइन करना है। अब इसमें क्या आ जाता है, ए हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ द एडजेसेंट रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। कि आपके पास जो एक्स वाई हमारे पास होता है प्लेन, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है रेक्टेंगल को, यानी कि वो रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ क्या हो, मिली हुई हो या एडजेसेंट हो। तो ये जो हिस्टोग्राम होता है बेसिकली ये ग्राफ होता आपके पास फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है, इसको हमने क्या कहना होता है, हिस्टोग्राम का नाम दे देना होता है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पेपर के अंदर भी आया हुआ है, इसको ध्यान से आपने देखना है कि डिफाइन द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपने क्या करना है कि डिफाइन करना है सेंट्रल टेंडेंसी को एंड राइट 2 मेजर्स ऑफ इट, और आपने 2 के जो है वो नाम भी लिखने हैं आपके पास। तो इसमें क्या है, द मेजर और द टेक्निक्स दैट आर यूज टू डिटरमिन द सेंट्रल वैल्यू। कि ऐसी टेक्निक्स आपके पास होती हैं या ऐसी मेजर हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्या होती है, सेंटर वाली जो वैल्यू होती है उसको मेजर करने के लिए हम जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने क्या नाम देना है, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी का नाम दे देना है। अब इसमें क्या आपके पास होता है कि आपके पास जो है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए उन्होंने तो आपके पास 2 पूछी हुई हैं, मेजर के 2 के नाम बताएं। मैंने आपके सामने जो है वो 5 लिख दी है, क्योंकि इनको बारी बारी हमने आगे जाके एक्सप्लेन करना है। तो आपके पास ये वाला जो है ये आपके पास होना चाहिए। उसमें जो फर्स्ट वन है वो आपके पास है अर्थमेटिक मीन है। फर्स्ट जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो आपके पास क्या है, अर्थमेटिक मीन है। सेकंड वाली जो है आपके पास वो है आपके पास मीडियन है। और जो थर्ड वाला है वो आपके पास मॉड है, कि मॉड को हमने क्या करना है, ये भी आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी है। उसके बाद फोर्थ वाली क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद जो फिफ्थ वाला है वो आपके पास क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो ये मैंने आपके पास क्या किया है कि 5 जो है ये आपके पास मैंने क्या बना दी है कि मेजर ऑफ द सेंट्रल जो टेंडेंसी है वो आपके पास 5 है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है डिफाइन द अर्थमेटिक मीन। आपने अर्थमेटिक मीन को है जो आपने के सामने इसको डिफाइन करना है। अर्थमेटिक मीन बेसिकली जितनी भी वैल्यू आपके पास दी होती है,
आपने उनको क्या करना होता है, उनका सम करना होता है और डिवाइड कर देना होता है टोटल वैल्यू के ऊपर। तो ये जो आपके पास आ जाता है, ये आपके पास क्या आ जाता है, अरिथमेटिक मीन आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें क्या है, अरिथमेटिक मीन इज द मेजर दैट डिटरमिन a value of the variable under study by dividing the sum of all the value of variable by their of the observation। कि आपने क्या करना है कि जो अरिथमेटिक को फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले का सम ऑफ ऑल दी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू दी हुई है उनका हमने क्या करना है, सम करना है। उसके बाद उसको डिवाइड किसके ऊपर कर देना है, नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। अब इसको दूसरे लफ्जों में मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक्स बार से हमने इसको डिनोट करना होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिग्मा एक्स ओवर एन, इसका जो है वो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन का है ये फार्मूला भी होता है। एक यहाँ पे बात मैं आपको और आपके साथ डिस्कस करता जाऊँ, जो कि आपके बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बुक के अंदर भी शायद ये ना लिखी हुई हो, कि जो सिग्मा एफ होता है ये बेसिकली आपके पास किसकी वैल्यू होती है, ये आपके पास एन की भी वैल्यू आ जाती है, कि ये एन के इक्वल भी होता है सिग्मा एक्स की। ये था अरिथमेटिक मीन की हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, पीछे मैंने आपको अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन बताई थी कि वो क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन को हम फाइंड आउट करते हैं। ये वाला पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आता है अरिथमेटिक मीन वाला, इनको आपने ध्यान से देखना है। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो कैलकुलेटर भी होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू को आपने सम अप करना है। क्योंकि जमा करने के लिए आपको लहदा से टाइम जो है वो आपका वेस्ट नहीं होगा, आप कैलकुलेटर की मदद से जो है वो अपना जो है वो क्वेश्चन को ऐड अप कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें फाइंड द अरिथमेटिक मीन को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला बताया था वो आपके पास क्या होता है। सबसे पहले अरिथमेटिक जो मीन है इसका मैं आपके साथ जो है उसको फार्मूला ए और एम से हमने लिखना होता है। एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं, तो ये होता है सिग्मा एक्स ओवर एन आपके पास। तो अब हमने क्या करना है, सिग्मा एक्स, जो एक्स वाली वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को, जब एक्स बार को हमने फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को हम ऐड करेंगे। वैल्यू प्लस आपके पास 14 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 17 आ जाएगा, प्लस 20, प्लस आ जाएगा 24 आ जाएगा, प्लस आपके पास 29 आ जाएगा, प्लस आपके पास 30 जो है वो 5 आ जाएगा, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। टोटल क्या करना है, जितनी भी वैल्यू है, एक बात जो आपने गौर से देखनी है उसको आपने ध्यान से, कि ये वाला जो इक्वल का साइन है ये आपने बटे के बिल्कुल सामने लगाना है, क्योंकि ना इसको ऊपर लगाना है ना आपने नीचे लगाना है। यहाँ से आपने थोड़ा सा ध्यान के साथ देखना है। इसको मैं रफ अमल में भी आपको बता देता हूँ, कि जैसे ये आपके पास एक्स बार का मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ, सिग्मा एक्स ओवर आपके पास ये एन है। तो ये आपके पास करेक्ट जो है लिखने का तरीका है। अगर हम इसको ऐसे मैं कर देता हूँ कि एक्स सिग्मा एक्स लिखा तो ये भी जाएगा ओवर एन, लेकिन ये थोड़ा सा आपके पास जो है लिखने का मेथड ऑकवर्ड सा होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद का स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो है इक्वल का साइन इधर लगा दिया, सिग्मा एक्स ओवर एन। तो ये भी आपके पास जो है इसको लिखने का तरीका गलत है, और ये भी गलत है। गलत हम इसको फार्मूला लिखने से तो आपको लग रहा है कि आपने ये सही लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा तरीका लिखने का वो आपके पास ये तरीका है कि बटे को बिल्कुल भी आपने इक्वल के सामने लगाना है, ना इसको ऊपर लगाना है लाइन को, ना ही इसको इक्वल को आपने नीचे लेके आना है। तो ये ज़रा आपने क्वेश्चन को करते हुए ये भी आपने इसको ध्यान से देखना है। अब इसकी टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपके पास टोटल हम क्या करेंगे, इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे।
क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो जब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सम करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 196 आपके पास इसका आंसर आएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास 8 आ जाएगा। तो 196 को जब हम 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जो AM का आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24 पॉइंट आपके पास 5 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक जो है वो आपके पास मीन इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक बात गौर से आपने देखनी है कि जब मैंने आपको मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी की बात बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आमतौर पर ये लोगों को इस बात का पता नहीं होता, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपने इस बात को गौर से देखना है कि जब ये आंसर आपके पास आया है तो ये आंसर इन वैल्यू के दरमियान में आना चाहिए। फर्ज किया आपके पास आंसर इधर 100 आ जाता है या आपके पास इधर 150 आंसर आ जाता है, तो आप ये वाली वैल्यू अपनी गौर से देखें, इधर तो 100 और 150 वाली तो वैल्यू मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं इनको सम अप करने में गड़बड़ कर दी है, या आपने इनको क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। तो इस वजह से जो भी आपके पास आंसर आएगा इसको आपने टैली जरूर करना है कि ये आपके पास इनकी इन वैल्यू के दरमियान में आपके पास जो है वो आंसर आएगा, कहीं से मिड वाली या सेंटर वाली जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वही क्वेश्चन नंबर जो है अब 8 के बाद 9 है, सेम इन्हीं लाइन के ऊपर आपने इसको सोल्व करना है। इसमें भी क्या करना है, आपने अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है, लेकिन वैल्यू थोड़ी सी आपके पास क्या है, इसमें वैल्यू आपके पास थोड़ी सी लंबी है, लेंथी वैल्यू आ गई है, लेकिन अब इसको भी सोल्व करते हैं। तो एक्स बार का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला था सिग्मा एक्स ओवर आपके पास एन है। सिग्मा एक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, 200 प्लस 225 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 375 आ जाएगा, प्लस आपके पास 270 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 320, प्लस आपके पास 290। ये वाली जो सारी वैल्यू थी इनको मैंने क्या किया है, इनको मैंने सम अप आपके पास कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा आपने देखना है कि इन वैल्यू को बिल्कुल भी आपने सीधा रखना है, बिल्कुल 350 उसके बाद 270 आपके पास आ जाएगा और 320 आपके पास आ जाएगा और 290 आ जाएगा। टोटल कितनी वैल्यू है, ये आपके पास जो है ये एक्स बार के बराबर सिग्मा एक्स को मैंने पहले लिखा है। सिग्मा का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने इन वैल्यू को क्या करना होता है, सम अप करना है। तो अब इसके बाद एन टोटल कितना है, एन की वैल्यू मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसको मैंने क्या किया है, 7 के ऊपर डिवाइड कर दिया है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, एक्स बार का या अर्थमेटिक मीन का, उर्दू में हम इसको असाबी औसत का नाम भी देते हैं। अर्थमेटिक मीन को बेसिकली हम असाबी औसत भी कहते हैं। ये आपके पास इसको जब हम ऐड अप करेंगे तो ये 20 और 30 इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर, जब इसको 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 2 जो 90 है वो इसका आंसर आ जाएगा। जब आंसर आ जाए तो इसको आपने मार्कर के साथ क्या करना है, इसको आपने बॉक्स के अंदर जो है वो बंद भी कर देना है, ताकि एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है उसको आपके इस क्वेश्चन की जो है वो आंसर की समझ आ जाए कि आपके पास आंसर इसका ये वाला आ गया है। नेक्स्ट जो है बिल्कुल सेम एज इट जो है क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है। इसको हमने वैसे का वैसे ही करेंगे। क्या करना है, इसमें भी हमने क्या करना है कि इसमें एक्स बार का जो हमारे पास फार्मूला है उसको पहले मैं लिखूंगा। वो आपके पास क्या है, सिग्मा एक्स ओवर एन आपके पास है। अब सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है इसको मैं लिखता हूँ, क्या लिखी हुई है आपके पास है, सिग्मा एक्स की वैल्यू पहले मैं लगाता हूँ, ये है 45 है आपके पास, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 74 आ जाएगा, 58 आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, प्लस आपके पास 63 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा 49 आपके पास आ जाएगा।
टोटल जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और 7 वैल्यू है। तो हमने क्या किया, बेसिकली मैंने आपके पास क्या किया है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इन सारी वैल्यू को हमने क्या करना है, सारी वैल्यू को हमने ऐड किया है और टोटल जो वैल्यू आपके पास दी हुई है उसके ऊपर जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास 7 है, तो इसके ऊपर डिवाइड करके जब इसको हम सम करेंगे तो 414 आपके पास इसका आ जाएगा। और जब इसको 7 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो एक्स बार का जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 59 पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा 14। तो इसको भी आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने बॉक्स के अंदर जो है वो आपने बंद कर देना है। ये था आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था। तो मैंने आपके साथ सारे जो हैं वो अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो आपको मैं नेक्स्ट जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने मेरा चैनल जो है वो m.अशरफ मेहर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट है वो मैं आपको इसके अगले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।